Okay, very good morning, guys. Today I am going to start chapter number 6 from class 11th, work, power and energy. Okay, already we have finished up to the chapter number 5, Newton's law of motion. There which already I told you about the Newton's law of motions and impulse, moment of inertia. Okay, and the last topic will be, we have just completed about a friction. Okay, and in that the friction we will also use in work, power, energy. ओके ये बात ध्यान रखेंगे कि जो फ्रिक्शन वाले जो टॉपिक है, फ्रिक्शन वाले जो चैप्टर्स है, ये चीज को हम लोग फिर से यहाँ बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी में। लेकिन जितना हम लोग फ्रिक्शन में बात किए थे उतना बात नहीं करेंगे, बट फ्रिक्शन का हम लोग कुछ नॉमेरिकल्स यहाँ यूज करेंगे, बनाएंगे। ठीक है कि अगर कभी भी कोई भी फोर्स अगर आगे की ओर लग रही है तो फ्रिक्शन तो ऑलरेडी वहां अप्लाइड होगा। तो फ्रिक्शन अगर अप्लाइड होती है तो वर्क डन कितना होती है। तो सर अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये वर्क डन कौन सी चिड़िया का नाम है। ओके, ये वर्क डन क्या होती है, पावर क्या है, फिर एनर्जी क्या है, ये सारी चीज के बारे में जानेंगे। लेकिन हम लोग पहले ही जान जाते हैं कि बेसिक क्लास में हम लोग जानते थे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क। ठीक है, ये क्या है आपकी वर्क क्या होता है। तो वर्क के बारे में जानेंगे कि वर्क है क्या। आखिर सारे लोग बोलते हैं काम काम काम, मैंने काम किया, उन्होंने काम किया, ठीक है, मैंने इतना काम किया, मैंने उतना काम किया। तो ये बाई मैनुअली काम बहुत होता है, लेकिन फिजिक्स के आधार पे काम क्या वो सही है जो मैनुअली बोला जाता है। आज आम लोग बोलते हैं मैंने काम किया हूं, मैंने बहुत काम किया है। ठीक है, तो सर काम के बारे में मतलब कि ये वर्क के बारे में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि हम लोग जो अपनी जो लैंग्वेज में बोला करते हैं वर्क के बारे में और फिजिक्स में वर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि देखिए वर्क कितनी प्रकार का होता है, वर्क का मतलब क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले समझ लो कि काम किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, कुछ काम किया है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को कुछ लेके जाना है, कुछ पैकेट लेके जाना है या कुछ सामान लेके जाना है, तो यहां से लेकर वहां लेके जा रहा है तो बोलता है मैंने कुछ काम किया। चलो ये भी मानता हूं कुछ काम होता है, लेकिन फिजिक्स के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई बोलता है जैसे कि कोई एक सामान लिफ्ट करता है, लिफ्ट करने के बाद ऊपर की ओर उठाता है, कोई एक बैग है, उस बैग को लिफ्ट करने के बाद क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठाता है। तो आजकल आम लोगों को, आम जनता को ये नहीं मालूम होता है ना कि परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। नहीं, ये तो है ना, ये जो फिजिक्स वाले जो लोग पढ़ेंगे उसको पता होता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है यार। लेकिन नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, कोई एक बैग उठाते हैं, जैसे कुली क्या करता है, सामान उठाता है, सर पे रखता है, तो वो कितना वर्क डन किया, बेचारा बहुत थक जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन बोलता है मैं बहुत काम किया हूं। लेकिन क्या फिजिक्स ये मानता है कि वो काम किया है, देखेंगे हम लोग बाद में। दूसरी बात, सपोज आजकल जो फैशन चला हुआ है, ये जिम का जो फैशन चला हुआ है, जो जिम लोग है ना, जिम में लोग जाते हैं अपने बॉडी बिल्डअप करने के लिए, तो कभी कभी क्या करता है ना, जैसे कि डंबल होता है, डंबल को है ना इस प्रकार से डंबल अपने कर रहे हैं, तो कह रहा है मैंने आज बहुत काम किया, 1 घंटा मैंने काम किया। क्या ये सही है, देखेंगे उस चीज को। कभी कभी क्या होता है, कोई सामान को अगर लिफ्ट करते हैं इस प्रकार से उठा हुआ रखता है, ठीक है, इस प्रकार से रखे हुए रखता है, तो ये भी कोई काम होती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये वर्क को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और फिजिक्स क्या कहता है। फिजिक्स वो चीज नहीं मानता, फिजिक्स में क्या वर्क डन होता है पहले समझेंगे। सपोज ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग बेसिकली क्लास में ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे आप लोग, कि वर्क डन जो होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये 9th क्लास में पढ़ना है, बट हम लोग को 11th क्लास में इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू पढ़ना है, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू पढ़ना है कि आखिर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कितने प्रकार का होता है, इवन ये एंगल रिपोज करता है नहीं करता है, ये फ्रिक्शनल परफॉर्म करता है नहीं करता है, ये चीज को जानेंगे। वर्क डन क्या पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है या फिर दोनों हो सकता है या 0 भी होता है, इसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे। बट पहले हम लोग बेसिकली इस क्लास में जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो यार, यहां पे एक बात समझने की बात है, ये चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन के बारे में, लेकिन मैं बोल रहा हूं वर्क डन है जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। सर यहां पर तो आप ऐसे भी लिख सकते थे F क्रॉस S, ये भी तो इंटू है, ये भी इंटू है, आखिर वो दोनों क्यों नहीं लिखा गया। तो मैंने आपको वेक्टर वाले क्लास बताया था वेक्टर में, ठीक है, कि ये कौन सी आपको डॉट है, ये क्या है आपको क्रॉस है। तो सर ये डॉट क्यों होता है, यहाँ क्रॉस क्यों होता है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, नहीं तो फिर इसमें मैं बात करूंगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हम लोग को क्लासेस में 9th में ये पढ़ना था कि वर्क डन जो होता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। लिसन फर्स्ट, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका मतलब है कि फोर्स अप्लाइड हो रही है,
ठीक है, जब फोर्स अप्लाइड होती है और कुछ डिस्प्लेसमेंट काम करता हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है ना कुछ बॉडी डिस्प्लेस करता है। देखो गौर करना, यहां पे वर्क डन कब काम करता है, जब फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे और उसके साथ अगर डिस्प्लेसमेंट भी काम करता हो, तय करता है, तब बोला जाता है वर्क डन विल हैपन। ओके, देखो यहां पे बात समझना कि जब भी फोर्स अप्लाइड किए हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया सिर्फ। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम सपोज कोई दीवार है, दीवार पे हम लोग पंच आउट कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर पंचिंग कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है, अगर वो दीवार थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी प्लेसेस को चेंज नहीं करता है, इसका मतलब मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ, नहीं कोई काम किया। अगर आप नॉर्मली बोलते हो, जैसे कि अगर बोल दिया जाएगा कि जाके इस दीवार को तोड़ दो, तो ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, टाइम टू टाइम चेंज करेगा, 1 घंटा सपोज मैं काम करूंगा, 1 घंटा कोई और काम करेगा, इस पे पंचिंग कर रहा हूं, लेकिन वो दीवार का प्लेसेस जो है चेंज नहीं हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने 1 घंटा काम किया, 1 घंटा वो काम किया नहीं। ये आप कह सकते हो कि काम हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ है। क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि वर्कडन में कहा जाता है ना, वर्कडन में बोला जाता है कि फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तभी बोला जाता है कि वर्क डन हुआ है। तो ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, ये क्या है, आपकी फिजिक्स की लैंग्वेज है। फिजिक्स की लैंग्वेज में ये समझना है कि वर्क डन कब काम करती है, वर्क डन कब हैपेंड होती है। तो मैं एक बार यहां बता दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वर्क डन जो है किस चीज फैक्टर पे डिपेंड्स करता है। तो यहां पर आप लिखेंगे इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो है ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे डॉट क्यों होता है? अरे यार मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है यार? डॉट प्रोडक्ट है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर यहां पे डिस्टेंस क्यों नहीं लिया गया, आगे डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया गया? आप तो यूनिट डायमेंशन में बताए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का कथन सेम होता है। डिस्टेंस मतलब भी दूरी होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब भी दूरी होता है, लेकिन उसकी हिंदी विस्थापन होता है। लेकिन यहां पे ये बात समझना है कि डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया गया है क्योंकि फोर्स जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर, वेक्टर क्वांटिटी उसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास अपनी डायरेक्शन होती है, अपनी डायरेक्शन होती है, गौर करना यहां पे। और फोर्स के पास भी अपनी डायरेक्शन है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि यहां पे दीवार है और मैं फोर्स यहां लगाऊंगा तो ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि मैं उसके डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा हूं। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में जिधर की ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन होता है। अब ये बात समझना कि जब डायरेक्शन आपने पता कर दी है कि डायरेक्शन में लगाना है फोर्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमको लिफ्ट आउट करना है, उठाना है, तो ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ, यहां से मैं ऐसे से करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा यार, उसके डायरेक्शन में जाऊंगा, उसके डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो देखो, फोर्स लगाए हो उसके डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन किसके पास होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है वही तो वेक्टर क्वांटिटी होता है यार। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन तो है नहीं। मैंने आपको बोल रखा था कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चलना है, सपोज यहां से मुंबई टू आपको बैंगलोर जाना है, यहां से यहां जाना है, अगर कोई भी नेशनल हाईवे अगर आपको 77 पकड़ना है तो यहां से डायरेक्ट अगर आप यहां क्रॉस कर जाते हो तो ये इसका मतलब है कि आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, आप एक उचित डायरेक्शन में चल रहे हो। लेकिन कोई बंदा अगर नहीं पता है कि ये रास्ता शायद ये नेशनल हाईवे यहां तक जाता है नहीं जाता, नहीं पता है, वो क्या करेगा? मुंबई टू इंदौर जाएगा, इंदौर तो यहां तमिलनाडु जाएगा, इधर से इधर क्रॉस। इसका मतलब है कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है और सिर्फ इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी वाली कंडीशंस को, ऐसी वाली पोजीशंस को बोलेंगे हम डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बाबू? डिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको बोल रखा था कि लॉन्गेस्ट लेंथ कॉल्ड ए डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ वी कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट।
ओके, सो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो अभी ये बताने की मुझे यही जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं अभी आपको। अब देखो यहां पे है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर इसका मतलब है कि हमारा ये जो फॉर्मूला होने वाला है एफ डॉट एस। चलो मानता हूं मैं, आप जो बोल दिए हो कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन कैसे होता है जरा बताना मेरे को। ये तो 9th में हम लोग पढ़ रखे थे कि ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको डॉट क्या है, लेकिन ये कैसे होता है प्रूफ कीजिए इस चीज को। तो गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या गौर कीजिएगा कि सपोज मेरे पास एक क्या है बाबू, एक आपके पास सरफेस है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बैक साइड से, ओके। तब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखना यहां ध्यान से देखना, पहले ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर जाता है। चलो मैं मान लेता हूं सर ये डिस्प्लेस करता है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके। मैंने क्या किया था, फोर्स अप्लाइड किया था, किधर की ओर किया, जिस डायरेक्शन में किया उधर की ओर एक्सीलरेशन है। चलो सर मैं मान लेता हूं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहां से हमें ये चीज को देखना है। अगर कभी पूछता है कि आप मुझे बताओ जिस टाइम ऑब्जेक्ट यहां पर आया होगा, ऑब्जेक्ट यहां आया होगा, उस टाइम हमारा वर्क डन कितना होगा। ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पर आया होगा उस टाइम वर्क डन कितना होगा। ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो हमारा बन गया F इंटू एस, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन अगर पूछ सकता है कि यहां से यहां आने में 2 मिनट लगा, अगर यह हाफ मिनट चला होगा तब वर्क डन कितना होगा, ये बात को समझना है। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रीगेट करते हैं किसी चीज को। इंट्रीगेट करने का मतलब क्या होगा, देखो मैं एक बात बता रहा हूं। सपोज मेरे पास एक सर्किल है, ओके। अब हमें क्या करना है, जैसे कि बोल सकता हूं कि सपोज आपको कोई डिजीज हुआ है, सपोज, ठीक है, डिजीज हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेगा, पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेगा, ब्लड सैंपल भेज देगा, पूरी बॉडी को निकाल लेगा, जितनी हमारी बॉडी में ब्लड है पूरी बॉडी के ब्लड निकाल लेगा, उसके बाद चेक करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करता है वह, बॉडी में से कुछ ml क्या करता है, ब्लड निकालता है और उसकी सैंपल को चेक करता है कि आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी डिजीज से आप सफर कर रहे हो यार। तो क्या किया हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड निकाला ना, लिटिल बिट निकाला ना। उसी प्रकार से अगर ये वर्कडन हो रहा है, ये वर्कडन हो रहा है, तो छोटा वाला वर्कडन कितना हो रहा है, हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। उससे हम क्या फाइंड करेंगे कि टोटल वर्कडन क्या होगा, ओके। तो देखिए यहां पे आपको ये पता है कि वर्कडन इज इक्वल टू एफ, फोर्स तो लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो एक बार फिर से समझो, जितना फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है उस टाइम भी फोर्स उतना ही लगाया हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है उस टाइम भी फोर्स उतना ही लगाया हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट फाइनल पहुंच जाता है तो फोर्स उतना ही लगाया हूं। इसका मतलब हो गया कि F विल बी कांस्टेंट। यहां पे समझ जाना, ये सब मैं क्यों बात बता रहा हूं, फोर्स क्या होगा यहां पे, कांस्टेंट होगा। चलो सर कांस्टेंट होगा, मैं मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन फोर्स कांस्टेंट है बाबू, लेकिन ये इसके डिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट नहीं है ना यार। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम जितना यहाँ पर कवर किया उतना फिर यहाँ करेगा, उतना यहाँ करेगा, नहीं। इसकी छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट का डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, डीएस निकालते हैं, ठीक है। डीएस क्या होता है मैं आपको बता रखा था। देखो ये 2 प्रकार की होती है, मैं ये सब सारी चीज आपको एवरेज वेलोसिटी में बताया था कि ये डी क्या होता है, कभी कभी ये डेल एस लिखते हैं, ये क्या होता है। तो सर ये जो होता है आपको इंस्टेंटेनियस होता है, ये जो होता है आपको डिफरेंशियस होता है। तो ये सारी बात आप मैथमेटिकल टूल्स में मैं बताया हूं कि इंटीग्रेट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, ये चीज को समझना। आखिर किसी चीज को सर इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुटना, ठीक है। सब कुछ जुड़ा है, यहां निकाल लेंगे, फिर यहां निकाल लेंगे, यहां निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जुटना होता है। लेकिन डिफरेंशिएट क्या मतलब, हटाना उसको, ठीक है, हटाना होता है उसको, ओके। अब यहां से हम स्मॉल अमाउंट निकालेंगे। जब भी स्मॉल अमाउंट निकाला जाता है तो डीएस लिखा जाता है। अगर हमको यहां से जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, यहां कितना तय किया है, दोनों के बीच की एवरेज निकालना है तो डेल एस का यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी बात आपको बता रखा हूं, ये सब अभी बताने का नहीं है। चलो फिर देखते हैं हम लोग है कि सर यहां पे फोर्स हमारी कांस्टेंट है, ओके। फोर्स कांस्टेंट है तो बाबू यहां पे डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ किया है, कितना किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएस किया है। चलो क्लियर हो गया।
अब मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के हेड अपॉन पे क्या होता है, एरो का साइन होता है, ये सारे पता आपको है। ये क्या कांस्टेंट है, नो, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, फोर्स है। चलो अब देखो क्या करना है, तो यहां पर का जब डिस्टेंस में निकाल लिया तो यहां का भी निकालेंगे, यहां भी निकालेंगे, यहां निकालेंगे, और सारे का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो उसको हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो सर मैं इसको इंटीग्रेट कर दिया, आपको क्या कर दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया बच्चों। ये 9 क्लास में नहीं पढ़ना है, ये जूनियर क्लास में नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन के बारे में, जूनियर्स में सिर्फ पढ़ना है वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वहां ये भी नहीं ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि सर ये डॉट क्यों लगाया गया। बहुत सारे बता दिया जाता है कि वर्क डन जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में जब दो वेक्टर जब है ना जो क्रॉस करता है डॉट के साथ में, तब क्या होता है, ये भी स्केलर बन जाता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। चलो यहां पर आ जाओ कि जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स को मैं बाहर निकाल दो। अब मेरे पास क्या बचेगा, ds। ये क्या हो गया, वर्क डन। देखो ये क्या है, एफ, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज का s होता है, क्या हो जाएगा इसका, s हो जाएगा। अगर dx है, इसका इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, x। ओके ठीक है, ध्यान रखना। अगर सपोज यहां पे आपको इंटीग्रेशन पता है ना, अगर सपोज यहां पे x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, इसके पावर पे n प्लस n है ना, n प्लस 1/n+1। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या है, dx का है, dx का क्या होता है, x होता है, तो इसका ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब देखो तो क्या ये वो फॉर्मूला आ गया जो मैं बोल रहा था, वही चीज तो 9th में पढ़ना था ना यार, वर्क डन बराबर F इंटू एस। यहां इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है कांस्टेंट है, फोर्स जो है क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर होगा सर, और भी कुछ है, हाँ तो चलिए ये बात मैंने बता रखा हूं, ठीक है, ये हो गया आपको। ओके अब यहां पे समझना है कि वर्क डन का मतलब ये हुआ सर, ये सब इंट्रोडक्शन में है, वर्क डन का इंट्रोडक्शन चल रहा है। वर्क डन का मतलब हुआ सर कि जब भी कोई डॉट प्रोडक्ट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ कवर करता हो, उसे हम वर्क डन कहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, व्हेन external force is applied on any object, what I am saying, when external force, this is one object, right, okay, and when external force is applied on that object, then object will change the position, object will change the position, that we called as a work done, that we called as a work done, है ना। तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर करता है कि फोर्स लगना जरूरी है, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क डन कैसे होगा, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे फोर्स नहीं लगाओगे तो कैसे वर्क डन होगा, फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है सर फोर्स लगा देंगे तो क्या वर्क डन हो जाएगा, नहीं होगा, फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। वर्क डन का दो फैक्टर है, जब तुम फोर्स लगाओगे तब वर्क डन होगा, क्या मैं फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हो जाएगा क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, देखो वर्क डन कब होती है, जब तुम फोर्स अप्लाइड करते हो, वर्क डन कब होती है, जब फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी तय करता है, तब यहां क्या होती है, वर्क डन होती है। मैं बात को बता रहा हूं, वर्क डन कब नहीं होती है, जब हम फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, उस समय वर्क डन भी नहीं होगा, उसमें वर्क डन नहीं होगा। ओके ये बात आप लोग समझ गए कि सर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे, किस पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तभी तो हमारा फॉर्मूला बनकर आया है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में, मतलब 11th में है तो थोड़ा सा क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं, इसलिए इसको वेक्टर को हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे वेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वर्क डन पे आप वेक्टर नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे मैं थोड़ा सा बात बताता हूं। देखो यहाँ पर बाबू, ये क्या है आपका फोर्स है, मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, ये फोर्स है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके फोर्स जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है,
और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको पता है कि जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर मल्टीप्लाइड होगा तो कम्यूटेटिव में एडिटिव में ये आपको वेक्टर में बताया गया था कि दो वेक्टर जब डॉट के साथ प्रोडक्ट कवर करता है तो अगला जो निकलेगा ये क्या बनेगा, आपको स्केलर बनेगा। ये पॉइंट को याद रखना, मैं वेक्टर में बताया हूं, ठीक है। अगर यही कंडीशन होता कि दोनों वेक्टर अगर मेरा वेक्टर के साथ क्रॉस करता तो वेक्टर ही बनता, लेकिन दो वेक्टर है और उसके साथ वो डॉट के साथ मल्टीप्लाइड किया है, डॉट के साथ मल्टीप्लाइड किया है, तब क्या बन जाएगा, यह स्केलर बनेगा। इसका मतलब यहां पर आ गया कि वर्क डन जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसकी यूनिट पे बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे वर्क डन का टाइप क्या होता है, ठीक है। यूनिट में बात करते हैं। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का जो होता है यह हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना। और ये डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, यह है ना, आपको डिस्टेंस ही है, इसलिए लिखेंगे हम लोग मीटर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है किसका, तो सर वर्क डन का बता रहे हैं तो उसी का ना होगा, ठीक है। ये वर्क डन का है बाबू, क्लियर हो गया। सर क्या इसको मैं और भी कोई तरीका लिखा जा सकता है, हाँ, वर्क डन का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर। कैसे होता है, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर, तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। सर और भी कुछ इसकी यूनिट होती है क्या, हाँ, इसकी यूनिट जो होता है वर्क डन जो कवर करता है उसकी यूनिट क्या हो जाता है, जूल भी होता है, क्या होता है, ओके। ये बात आ गया। इसका मतलब है कि वर्क डन का यूनिट आपको इस कवर में दिखने को मिलेगा, समझ में बात आ रही है। चलिए अब यहां पे सर ये कौन सी यूनिट है, तो ये जो टोटल जो देख रहे हो ना आप, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट का, क्योंकि सीजीएस यूनिट में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है, तो सीजीएस यूनिट जो होता है, बाकी इसको बना लेना तुम लोग यार, केजी का क्या होगा, ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे न्यूटन सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम जो कॉमन यूनिट को आते हैं तो सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग, ठीक है। एसआई यूनिट जूल होता है वर्क डन का, लेकिन सीजीएस क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है बच्चों, अर्ग होता है। और भी कुछ इसमें है तो थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि सर इसके डायमेंशन भी बता दो। डायमेंशन देखो क्या होगा, चलो हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा बच्चों, क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, ओके। देखो यहां पे केजी है, तो केजी क्या है यार, मास है, तो क्या लिखेंगे, एम। मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर क्या है, लेंथ है, एल स्क्वायर। यहां सेकंड स्क्वायर है, क्या है, यह टाइम है, तो T-2। तो देखो ये क्या बन गया, डायमेंशन ऑफ वर्क डन एम एल स्क्वायर T-2, एम एल स्क्वायर T-2। तो ये चीज मैं आपको बता रखा हूं कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का है ना, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, इसकी मैं कन्वर्सन भी बताऊंगा। लेकिन डायमेंशन आप ध्यान से रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस डायमेंशन से पूछता ही है, आपको ध्यान रखना। मैं बार बार कर रहा हूं, यूनिट डायमेंशन वाला चीज को देखो आप वीडियो को, ठीक है, वहां से पूछता ही है किसके यूनिट कैसा होता है। और डायमेंशन निकालने के लिए मैं आपको बता रखा हूं, जिस प्रकार से आपका यूनिट है बच्चों, उसी प्रकार से आप यहां कर सकते हो कि केजी जो डिपेंड करता है मास पे, मीटर डिपेंड करता है लेंथ पे, ये डिपेंड करता है टाइम पे। क्या सर यही होता है क्या, नहीं। जब इलेक्ट्रिक करंट पर होगे एम्पियर आ जाएगा, कूलम्स आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, सबका अलग अलग है, लेकिन यहां पर तो वेरिएबल हमारा मास, लेंथ और टाइम ही है ना। इसीलिए इसके डायमेंशन मास, लेंथ, टाइम, एम एल स्क्वायर T-2, एम एल स्क्वायर T-2। चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया सबका। अब हम लोग थोड़ा सा
ये वर्क डन का हम लोग टाइप देखेंगे। सर वर्क डन का टाइप क्या होता है, वर्क डन कौन कौन से टाइप में ये कवर करता है। तुम लोग समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? चलो अब हम लोग यहाँ पे ये बात को समझेंगे कि सर ये जो वर्क डन है हमारा क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन पे था। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि वर्क डन जो है हॉरिजेंटल प्लेन पे हमेशा रहेगा। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया बच्चों, हमारे पास क्या है बाबू, यहाँ पे सरफेस है सर, ठीक है। अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करना। अगर फ्रिक्शन की बात भी करता हूं तो कोई प्रॉब्लम क्या होगा। यहां से फोर्स अप्लाइड किया बाबू आप लोग, सर यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा। हाँ यार ये एंगल बना होगा यहाँ से। सर जब आगे की ओर फोर्स अप्लाई करते हो तो पीछे की ओर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। बाबू जब पीछे की ओर फ्रिक्शन लगता है तो दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट में क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। सर ये तो बहुत पहले वाली बात है। हाँ पहले वाली बात है, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंगल, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लिनेशन पे, ड्यू टू सम एंगल, आप क्या कह सकते हो, सम एंगल पर निकालने जा रहे हैं। इसकी देखना है आपको। अब मुझे ये बताओ सर ये आपकी कोई मास है, इधर की ओर फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन भी होगा, चलो सब लिखा था, इसको क्यों छोड़ दे मानू को हम। अब यहां पे ये समझना है आपको कि इसकी कंपोनेंट किस प्रकार से बनेगा। देखो यार यहां से जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद बाबू यहां पे आ जाएगा। यस सर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तो आप बताइए, अभी आप फॉर्मूला लिखे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर ये लिखे थे हम लोग। ये किस टाइम लिखे थे, जिस समय कोई भी एंगल नहीं था, ऑब्जेक्ट हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एज यूजुअल था, रिस्ट पोजीशन में था। लेकिन ऑब्जेक्ट पे जब कुछ एंगल लगाएंगे तो उस टाइम हमारा क्या वर्क डन का फॉर्मूला यही रहेगा? नहीं ये रहेगा। सर क्या हो जाएगा? तो देखना आपको यह है कि आपको ये पता है कि कंपोनेंट आप यूज अगर करोगे, कंपोनेंट यूज करोगे आप, ठीक है। तो कंपोनेंट जब यूज करोगे तो ये वाली कंपोनेंट क्या हो रहा है सर, तो ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ इस कंपोनेंट के साथ यहां पे क्या आएगा, एस तो हमारा पहले से है और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्क डन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफ डॉट एस कॉस थीटा। वाह ये नया फॉर्मूला निकला आपको, कोई नया फॉर्मूला नहीं है यार, ठीक है। देखो एफ डॉट एस वही है, बस सिर्फ हम कुछ एंगल पे कर रहे थे इसलिए एंगल लगा दिए। क्या और भी कुछ है क्या? देखो यार यहां पे समझना आपको यह है कि कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि प्रत्येक बुक में ऐसा ही लिखा होता है। देखना यहां पे है कि वर्क डन बराबर कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, एफ कॉस थीटा ब्रैकेट में डॉट एस। सर यहां पर है एफ डॉट एस कॉस थीटा, यहां पर लिख दिए एफ कॉस थीटा डॉट एस। तो बात तो बराबर ही है ना, इसको आप इधर ले लेंगे तो ब्रैकेट में डाल देंगे, ये बेचारा अकेले बच जाएगा कुंवारा, ये अलग हो जाएगा। तो यहां पे ये समझना है क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आप सोच रहे हो। ये एक अलग वेरिएशन है, ये एक अलग वेरिएशन है। ये दोनों वेरिएशन किस आधार पे है, वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ पे है। याद करना कम्यूटेटिव लॉ क्या बोला था, ए बी अगर लिखा हुआ है तो मैं बी और ए भी लिख सकता हूं। ए वेक्टर वी वेक्टर है इज इक्वल टू वी वेक्टर ए वेक्टर हो सकता है, याद करना वहां से, ठीक है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा कंपोनेंट लेके बताइए,
तो ले लीजिए कंपोनेंट, चिंता क्या करना है। देखिए ये फोर्स के साथ भी एंगल ये अटैच है, इसका मतलब है कि यहां पर भी तो हो सकता है एफ कॉस थीटा, ये भी तो हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी होगा क्योंकि उसके साथ भी एंगल अटैच है। और मेरे पास बेचारा छूत छे अकेले क्या बच जाएगा, एस बच जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस, तो ये भी फॉर्मूला निकल गया। तो आप कैसे भी लिखे वर्क डन का, ये आपका कवर हो गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है, एक पीएमटी का क्वेश्चंस आपका है, शायद 2006 का क्वेश्चंस है, या याद करना सीबीएसई पीएमटी का, सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चंस है कि एक सर हमारे पास यहां पे 45 डिग्री एंगल लग रही है, इसी पे बना देता हूं आपको, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब थीटा जब 45 डिग्री है, इस पे हमारा फोर्स जो अप्लाइड किया गया है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया गया है, कितना 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया गया है। और ये बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एफ जो है 10 न्यूटन है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वह कितना है 2 मीटर है। सर इस पे थीटा कितने की थीटा से हमें ये किया जा रहा है, तो 45 डिग्री से। बताइए कि उस ऑब्जेक्ट पे मैन के द्वारा, आदमी के द्वारा, ठीक है, यहां पे लगा देता हूं आपको मैं, ये क्या है, कोई आदमी है, इसको खींच रहा है या, ठीक है, इस पे कितना ये वर्क डन कर रहा होगा। तो आप देखो ये फॉर्मूला इसको लगा लो। अब तुम कंफ्यूजिंग मत करना, देखो फिजिक्स में क्या होती है ना, फॉर्मूला ज्यादा होता है, बट ये कोशिश करना होता है कि कौन सी फॉर्मूला कहां पे सेटअप करे, ये करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है, दिया क्या है, फोर्स दिया है, और दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो देखो तो कौन फॉर्मूला सेट हो रहा है, क्या ये हो रहा है, नहीं सर। क्या ये हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। तो कोई भी आप लगा दो यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा, यहां डॉट मत लगाना, एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब देखो फोर्स कितना बाबू 10, एस कितना है 2, कॉस 45 डिग्री, 10 इंटू 2 कॉस 45 1/√2। ओके, अब यहां पे क्या हो गया 20/√2, क्लियर हो गया। क्या ये हमारा जो निकला है यूनिट क्या रहेगा, सर न्यूटन मीटर भी रह सकता है, सर यहाँ पे जूल भी रह सकता है, आप डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर सर यह मेरा नहीं दिया हुआ है, सपोज यहां पे मेरा दे दिया है 10√2, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में 10√2 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अरे यार हम रेशनलाइज कर देंगे, 20/√2 है ना। अब क्या करेंगे, √2 ऊपर की ओर, √2 नीचे की ओर। अब यहाँ पे 20√2 और √2 जब मल्टीप्लाइड होता है क्या बचता है, 2 बचता है यार। तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया यहाँ से 10√2 हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो, तो ये डिपेंड करता है तुम पे ना कि कितना क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 10√2, तो इस पर क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट मान लो। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल में बना सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये 2006 का क्वेश्चन है पीएमटी का। एक्चुअली ये नीट वाले जो क्वेश्चन है, नीट वाले जो एग्जाम्स है, अभी के टाइम में, ये रिसेंटली टाइम में क्या किया, सारे को मिला रखा है। लेकिन पहले के टाइम क्या होता था ना, सभी के एग्जाम अलग होता था, स्टेट का अलग होता था, ठीक है, और सेंट्रल का अलग होता था। लेकिन अभी क्या है कि नीट का जो एग्जाम लेता है ओवर ऑल इंडिया एक ले रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, वो डिपेंड करता है रैंक पे कि आपको कहां स्टेट पे मिलेगा या फिर कहां मिलेगा। तो ये जो पैरामेडिकल जो टेस्ट का जो सीरियसली ले रहा था, उसका एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था आपका। चलो ओके, तो इसको लिख लो पहले एक बार तुम लोग सब। ओके, ये देख लिया आप लोग सब न्यूमेरिकल में। अब यहां पे थोड़ा सा एक बात को और भी ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है, सपोज ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है f इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 20i प्लस 5j। सर ये तो बहुत ही डेंजरस टाइप की है। s इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i माइनस 3j। अभी तक तो ये सपोज क्या है बाबू, न्यूटन में है, सपोज क्या ऑलरेडी है ये न्यूटन में, ये क्या है मीटर में है। अब ये बोला है कि वर्क डन जो है, वर्क डन सर ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म के साथ कवर करता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ। फिर बता दिया आपके एंगल के साथ भी करता है,
क्या वर्क डन जो है वेक्टर के फॉर्म में भी कवर करता है क्या? अरे यार वेक्टर की फॉर्म नहीं करता है क्या? आपको ये पता है ना कि फिजिकल जो क्वांटिटी में वेक्टर और स्केलर दोनों आता है। तो अगर हमारा वेक्टर के टर्म में ये फोर्स दिया है और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वर्क डन हमारा क्या आएगा? स्केलर में आएगा। लेकिन मुझे बताइए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 20 न्यूटन मूव कर रहा है, ये फोर्स लगाता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट मेरा है। 20 न्यूटन मूव किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया इस पे, मतलब 20 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2 मीटर। आपको ये पता है कि एक्स की एक्सिस की ओर इसे क्या होता है? आई होता है, ये क्या होता है? जे होता है, ये क्या होता है? के होता है। वेक्टर का ये फॉर्म है आई जे के। जब हम फोर्स लगाए हैं, कितना फोर्स लगाए हैं? 20 फोर्स लगाए हैं, 20 न्यूटन लगाए हैं। किस डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन में। मूव कितना किया? 2 मीटर मूव किया है। चलो सर ये पता चल गया। जब हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए हैं, मूव किया कितना? 3 मीटर मूव किया है। 5 न्यूटन फोर्स लगाए हैं, मूव कितना किया? 3 मीटर मूव किया है इस डायरेक्शन में। बताइए कि ये जो है वर्क डन कितना हुआ होगा इस कंडीशन से, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, एंगल तो हमारा है ही नहीं है। एंगल जब नहीं है तो हम सीधे क्या करेंगे बाबू? एफ की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यहां पे 5J पुट कर दीजिए, बीच में डॉट है तो डॉट डाल दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथा मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ज्यादा माथा लगाइए बोर्ड में, कंपटीशन में कम माथा लगाइए, लेकिन ट्विस्टिंग माथा लगाइए, ये ध्यान आ गया आपको। अब क्या करना है ये गौर कीजिएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। आपको ये पता है कि नहीं पता है, एक बार फिर से देख लो। जब सेम वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाइड होता है तो 1 होता है इस चीज में। जब आई जे के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको यह हर 0 हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इसके साथ करूं, क्यों मैं अलग ज्यादा करता हूं यार? आई के साथ करो, जे को जे के साथ करो, 1 ही हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 आई डॉट आई प्लस माइनस 5 इंटू 3 जे डॉट जे। देखो बाबू 22 जा कितना होता है? 40, ये तो 1 ही हो गया, रहने दो। माइनस 5 3 जा 15, ये 1 हो गया, रहने दो। अब यहां पे कितना आया आपको? ठीक है, कितना? 25 आया, करेक्ट है ना? चलो ठीक है, करेक्ट है। तो 25 जो आ गया है, क्या आ गया है? जूल में आ गया, जूल आ गया। देखो यहां पे जब इस डायरेक्शन में लगा रहे थे इतना न्यूटन, एक्स की ओर वाई की ओर, ठीक है, दोनों को वेक्टोरियल फॉर्म में अलग अलग था, तो वर्क डन मेरा इतना निकल गया। आप कैसे भी करोगे वर्क डन वो वैसी प्रकार से निकलेगा, यहां पे एंगल नहीं लगा हुआ था। ये चीज कवर हो गया, आपको समझ में बात आ गई। चलिए फिर ठीक है, और भी कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्वेश्चंस ये है, एक ऑब्जेक्ट हर सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाइड किया हूं, एक्सीलरेशन भी इधर ही की ओर होगा, एक्सीलरेशन इधर की ओर होगा, ठीक है। ये पीछे की ओर क्या लगा रहा है बाबू? फ्रिक्शन लगा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ दे रखा 0.2 है। मास यहाँ क्या है पता नहीं, लेकिन फोर्स मुझे पता है 10 न्यूटन लगाया है। ये ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद यहाँ पे पहुंच गया है, कितना डिस्टेंस से? 2 मीटर से। बताइए यहाँ वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? ठीक है, सपोज यहाँ फोर्स नहीं दिया हुआ, चलो छोड़ दो, रहने दो, फोर्स नहीं दिया हुआ, मास यहाँ दे रखा है। क्या दिया है? यहां से मास दे रखा है। कितना दिया हुआ है आपको? 10 केजी। चलो 10 केजी मास दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि यहां पे फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा जब एक्सीलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड की ओर मूव कर रहा है? एक्सीलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड की ओर मूव कर रहा है। बताओ ये वाला कितना से हम फोर्स लगा रहे होंगे, और जब इतना से फोर्स लगाएंगे तो उस टाइम मेरा वर्क डन क्या होगा? 2 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले माइंड करो, फिर से देखो क्वेश्चन, समझो यार, ये चीज में समझो आप लोग। एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाए, कितना लगाए पता नहीं,
ऑब्जेक्ट की मास 10 kg है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इधर क्यों खींचे हैं 2 मीटर आया है, उसके बाद पूछा है कि फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, जब फोर्स इतना लगाएंगे तो वोल्टेज कितना होगा। तो यहां पे फोर्स बराबर क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है बाबू 10 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, क्या हो जाएगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। मुझे फिर भी यहां पूछा यह है कि बताइए वर्कडन क्या होगा। अब जो ये बताने की जरूरत नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्कडन। फोर्स कितना निकाले अभी आप 20, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2, क्या हो जाएगा 40 जूल। आंसर, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस बताने का मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चंस बताने का मतलब ये हुआ। ये क्वेश्चंस बहुत सारे आंसर आता है, लेकिन देखो बच्चों में कंफ्यूजिंग क्या आती है, कंफ्यूजिंग आती है कि सर क्वेश्चन में तो मुझे सिर्फ पूछा था फोर्स, क्वेश्चन में मुझे सिर्फ पूछा था वर्कडन, ये तो पुट ऑफ द फॉर्मूला था, निकाल सकते थे। चलिए सर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वर्कडन, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ही पढ़े हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा नहीं लगाया, पीछे वाला न्यूटन लॉ लेकर आया है। लेकिन सर यहाँ पे इसको जो देने का मकसद क्या था, ये आखिर ये वाला डराने का मकसद क्या था, क्यों डरा दिया मुझे, इस चीज से हमको ये बार बार कैलकुलेशन निकालते रहे हैं कि अरे यार इसको कहां यूज करेंगे, इसको कहां यूज करेंगे। ये हमेशा बच्चों में कंफ्यूजिंग होती है। क्यों कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि देखो 12th वाले जो बच्चे होते हैं, 11th वाले बच्चे होते हैं, जो अभी 10th क्रॉस करके जाते हैं, वो माथा ज्यादा लगाते हैं। बचपन से उसका ये रहता है ना कि हमको IIT करना है, नीट करना, IIT करना, नीट करना है। चाहे जितना भी जो उसको बोलेगा, कोई ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ना शुरू हो जाएगा, ये यूट्यूब देख लो, ये देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आखिर हाथ में जो ये अंबानी ने दे दिया है, अंबानी कहां से देगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके बाबूजी माँ भी बाप जो है अंबानी के जैसा है, ठीक है, तो ये जो मिल गया ना, तो हमेशा उस चीज को प्रिस्क्रिप्शन करते रहता है। लेकिन यहां थिंकिंग ये लगाना है कि हमको स्मार्ट वर्क कौन करना है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे तो इसकी कंफ्यूजिंग में तुम फंसे रह जाओगे, जबकि हमारा ये फॉर्मूला में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको कैलकुलेशन करोगे, अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, सर ने बोले थे ऊपर की ओर एक नॉर्मल ले लो, नीचे की ओर mg ले लो। अब यहाँ पे ये आ गया, फ्रिक्शन बराबर म्यू एन आ गया, म्यू इज इक्वल टू mg आ गया। अच्छा ये बात हो गया, म्यू बराबर दिया हुआ 0.2, मास दिया हुआ है हमारा 10 kg, और ये g दे दिया हमारा 10 kg। यहां से 10 आ गया, 10 से क्रॉस कर दिए, कितना आ गया 20 आ गया फ्रिक्शन। अरे भाई वाह, यहां पे ये चीज को हमको कहीं कोई जरूरत है, हमको अप्लाइड फोर्स ने पूछा है, कितना फोर्स हम लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स तो ना पूछा है, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स तो नहीं ना पूछा है, तो हम क्यों इसको निकालेंगे। तो इतना करने के लिए, ठीक है, ये इतना करने के लिए वो तो गवर्नमेंट ने पीछे की ओर जो पेज देता है रफ करने के लिए, तो बच्चे खूब रफ करते रहते हैं, हाँ पूरा बनाया है। अरे वो लिखने वाला नहीं है ना कंपटीशन में, टिक लगाना है, बात समझ में आ रही है आपको। तो टिक लगाने के लिए इतना आप काम करोगे, तो ये हो गया आपका हार्ड वर्क, होमवर्क नहीं है, हार्ड वर्क। और ये वाला क्या हो गया, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या हुआ, स्मार्ट वर्क में सिर्फ आपको समझना है कि क्या दिया है, क्या निकालना है। अगर आपको बचपन में एक टीचर बताए हैं कि बाबू न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले एक अहम मुद्दा की बात यह होता है कि गिवन दैट लिख लो, तो चलो सर मैं लिख लेता हूं, म्यू बराबर 0.2 था, मास बराबर था। लेकिन अब इसलिए इसको बोला जाता है कि अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका कहीं यूज नहीं है तो रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या जाता है। ठीक है, वर्कडन में हमारा F इंटू एस की प्रॉब्लम की जरूरत है, तो फिर इसका यूज नहीं हुआ, तो रहने दो ना यार। गिवन दैट लिखने से हाफ मार्क्स मिल जाता है, सीबीएसई का ये रूल्स है, कॉपी स्कीम चेक करने का, मार्किंग स्कीम है, तो इसको रहने दो ना। तो इसलिए स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है, जो दिया है पहले उसको आपको फॉर्मूला पे सेटअप करना है। जो यहां पे ध्यान रखना है कि जिस चीज को दे रखा है उसको अगर यूज नहीं है तो उसके बारे में सोचना नहीं है अभी आपको, ठीक है। ये नहीं कि कंपोनेंट निकालना शुरू कर दोगे आप। यहां पे ये नहीं पूछा था, अगर सपोज, हाँ मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं, इसी क्वेश्चन पे आता हूं, अगर यहां पे तीसरा पॉइंट पूछता कि बताइए फाइंड द एक्चुअल फोर्स, फाइंड एक्चुअल फोर्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता था। एक्चुअल फोर्स क्या है, तो सर आप लोग अभी जाने हो कि ये वाला फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स, और ये वाला फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स। तो फाइनल फोर्स निकालेंगे, ये वाला फोर्स निकालेंगे, बात समझ में आ रही है।
ये वाला फोर्स निकालेंगे, ये वाली फोर्स निकालेंगे, दोनों फोर्स को क्या करेंगे, फाइनल माइनस ये वाला क्या हो गया, आपको अपोजिंग फोर्स को हम घटा देंगे, जो फोर्स निकलेगा वो मेरा एक्चुअल फोर्स होगा। तो देखो तो ये बॉडी हमारा फोर्स ये 20 न्यूटन निकला और फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन निकला। 20 से 20 मेरा क्या हो गया, मूव है ना, 0 हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर कभी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही ऑब्जेक्ट लिस्ट में। तो उस कंडीशन में मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि फोर्स की जो टाइप होती है, पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, 0 कब होती है। लेकिन ये क्वेश्चंस को आप लोग समझना कि जो जरूरत है उसी चीज को यूज कीजिए आप किसी भी फील्ड में, ठीक है। ये मत सोचना कि सर मैथ में भी यही करना है क्या, अरे यार नहीं, मैथ में तो क्या रहता है, ऑलरेडी कंपोनेंट दिया रहता है, उसमें सेंटेंस का क्या बात रहती है यार, उसमें किधर की ओर क्या जा रही है, किधर की ओर क्या दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है। तो ही तो पॉइंट रहता है जिसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो वो कर ही दिया। तीसरा वहां पर एक्स्ट्रा रहेगा कहां से, ठीक है। अब अगर बोल देगा कि रमेश गया है 5 मीटर और सुरेश गया 6 मीटर, बताइए इंटीग्रेट करके बताइए, तो यहां से महेश कहां से आ जाएगा, रमेश और सुरेश ने बात हो रहा है भाई वहां, तो ये बात समझना आपको है, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट पॉइंट में आज क्या बता दे रहा हूं आपको कि टाइप तो बता रखा हूं, दूसरा जान लो आप लोग लास्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन, इस चीज को जानना। देखो हर पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं एकदम एडवांस लेवल से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा ध्यान रखिए। ये वाला सपोज हमारे पास एक सरफेस है, मैं एक सरफेस और लेता हूं, एक सरफेस और लेता हूं, पेट नहीं भरता एक से। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सर यहां भी रख दीजिए, क्या प्रॉब्लम जाता है, आपकी बात का क्या जा रहा है, यहां पे भी रख देते हैं। सर यहां पे भी मैंने फोर्स अप्लाइड किया, सर मैंने यहां भी फोर्स अप्लाइड किया, क्या इस पे नहीं करेंगे, क्या इसमें दुश्मनी है। अब देखना है कि सर तीनों में क्या कोरिलेशंस है, यहां पे कोई भी हम लोग कोरिलेशंस निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बॉडी फोर्स जिधर की ओर लगा रहे हैं, याद करो बच्चों, ये प्रॉपर्टीज ऑफ जो वर्क डन है, इसका मतलब है एक प्रॉपर्टीज होता है पॉजिटिव वर्क डन, इसको हम लोग प्लस वर्क डन मतलब कह सकते हैं। ये वर्क डन का वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा, किस टाइम आएगा बता दूंगा, चिंता नहीं करना है। दूसरा है नेगेटिव वर्क डन, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तीसरा वर्क डन जो है 0 वर्क डन है। सर वर्क डन 0 भी होता है, वाह, तो फिर काम क्यों होता है, मर क्यों नहीं जाता है। यहां पे समझना, वर्क डन यहां पे 0 हो गया, यहां वर्क डन हमारा नेगेटिव हो गया, यहां वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता कैसे है ये तो सब बता सकता है, ठीक है। यहां पे देखो, अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये मास रखा हुआ है, अगर फोर्स इधर की ओर हम लगाए हैं और अगर यहां पे जिधर की ओर हम फोर्स लगाए हैं ऑब्जेक्ट उधर ही की ओर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी ओर खींच रहा हूं बाबू, और ये डिस्प्लेसमेंट मेरे ओर ही हो रहा है। जिधर की ओर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही की ओर होता है। जैसे कोई बस है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है सपोज, इस पे मैं फोर्स लगाया हूं तो फोर्स आगे की ओर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बाबू तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो, उस टाइम वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना ही याद करके रखो, क्या होगा, या पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया, समझ गया बात को, क्या होगा, या पॉजिटिव होगा। सर और भी कुछ है इस पे, हाँ, तो एक बात और समझना, पहला पॉइंट ये आ गया, ये तो बहुत इजी टाइप का था। सर इजी टाइप का नहीं था, समझना था बात को। अगर कभी भी फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स जैसे हम अप्लाइड कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, ठीक है, कंपोनेंट जैसा क्या बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। कंपोनेंट ऊपर, जैसे कि हम ऐसे जा रहे हैं तो कंपोनेंट ऊपर की ओर बन रहा है। तो ये जो कंपोनेंट जो बन रहा है, ये कंपोनेंट, ये फोर्स इधर की ओर है, ठीक है। जैसे फोर्स लगा रहे हैं हम तो फोर्स की कंपोनेंट ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया। ये दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखना यह है, यहां पे ये बात समझना है, ठीक है, यहां पे समझना है कि 90 डिग्री तो हो गया सर,
लेकिन अभी आपने बोले हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो सेम भी होना चाहिए। इधर की ओर फोर्स लगाए हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही की ओर है। अब ये बताओ दोनों के पास में कितना थीटा बन रहा है, तो थीटा सर 0 डिग्री है, याद रखना 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है, वर्क डन बराबर एफ एस cos थीटा पर हम चलते हैं। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखो sin 0 0 यहां से स्टार्ट होता है। sin 90 कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। अगर उधर से फिर घुमा के लेके चले जाओगे तो sin 90 1 हुआ, लेकिन वहां पे cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे जब सेम डायरेक्शन है 0 डिग्री पर हमारा वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एफ डॉट एस। बताओ तो किस कंडीशन में आया, सर ये पॉजिटिव आया। इसलिए पॉजिटिव कब होगा वर्क डन, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रहेगा। जब 0 डिग्री इंक्लाइन पे रहेगा उस टाइम वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सर बहुत अच्छी बात है। ये केस नंबर मेरा फर्स्ट था, अदालत में नहीं है, केस नंबर फर्स्ट है। अब सर बताइए कि वर्क डन नेगेटिव कब होती है। बाबू वर्क डन नेगेटिव उस समय होती है जब फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इसकी अपोजिंग डायरेक्शन में। मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट के टाइम में क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं अपोजिट डायरेक्शन। बताओ यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री वैल्यू क्या होता है, याद है आपको, -1 होता है। कितना होता है, -1। अगर हम लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये एफ डॉट एस और -1 हो जाएगा, मतलब कि माइनस एफ डॉट एस। इसका मतलब है उस टाइम क्या हो जाएगा, यह माइनस में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आगे क्यों धक्का दे रहे हो, वो पीछे क्यों रिवर्स हो रही है, पीछे क्यों आ रही है, उस टाइम एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सर यहाँ पे और भी कोई ऐसी बात है, यहाँ पर बात यह है कि ये जब भी बनेगा आपको, ये जब भी बनता है तो एक्विट एंगल होता है। यहाँ पे एक्विट एंगल बनता है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही बनता है ये चीज में। और ये वाला जो है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ये क्वाड्रेंट सबको पता हो गया होगा, क्वाड्रेंट पता है ना इस चीज में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड फोर्थ आ गया। ये साथ में आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे कास्ट वाला सिस्टम बताया था। कॉस यहाँ है, ये ऑल हो गया, साइन हो गया, ये टैन हो गया। इस कंडीशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जितने भी है सब पॉजिटिव होता है। इवन साइन कॉस टैन जितने भी है सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कास्ट CAST, कास्ट देखो ये क्या है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ टैन पॉजिटिव, यहाँ की सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। इस चीज को आप लोग वैल्यूज को देखना, मैं बता रखा हूं वेक्टर वाले में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तीसरी वाली जो वर्कडन है आपका, ये बहुत ही वैल्यू जो ऐसा है कि वर्कडन 0 कब होता है सर वर्कडन 0 यहाँ पे उस टाइम होता है जब फोर्स इधर की ओर हो रही है, सॉरी जब डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रही है और फोर्स की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है। मैंने बताया था कुली वाला, जैसे कि सपोज अगर कोई जिम में जाता है, एक सामान को लिफ्ट किया, ऐसे पकड़े हुए हैं, नीचे नहीं ला रहा है, ऐसा उठाए हुए है, तो फोर्स डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड की ओर है, ठीक है। जैसे कोई कुली है, कुली माथे पर अपने सामान लिया और आगे की ओर चल रहा है, आगे इसकी डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, लेकिन फोर्स डायरेक्शन कैसा, ऊपर की ओर है। बाबू यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि वर्कडन F डॉट एस कॉस थीटा है और कॉस हमारा क्या है यहाँ पे 90। कॉस 90 वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखो F डॉट एस 0 क्या बन जाएगा, 0। तो वर्कडन बराबर 0। ठीक है सर, वर्कडन 0। और भी कोई कंडीशन है, कंडीशन यह है कि जिस पॉइंट से ये चलना शुरू करता है, अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, उस कंडीशन में भी वर्कडन क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि है ना, ये पेंडुलम आ गया,
पेंडुलम वाला भी टर्म क्या है आपको, ये टू एंड फ्रो मोशन में कर रहा है, यहां जा रहा, वहां जा रहा, यहां जा रहा, वहां जा रहा, ये भी क्या है आपका वर्क डन जीरो होता है। अगर कुछ है ना घड़ी है 12 बजे से चलना शुरू किया, वहां पर फिर वहीं कांटे पहुंच गया, वो भी क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो ये सब सारी कंडीशन आपका क्या था, जीरो वाली कंडीशन। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज। आज मैंने आपको वर्क डन के बारे में बता रखा, इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रॉपर्टीज दे दिया, टाइप दे दिया हूं। कल से हम लोग इस पे आगे चलेंगे, सर वेरिएबल कैसे करता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।